আর রাজাকার বাহিনী যেভাবে এদেশের অত্যাচার করেছে, আমার খুব দুঃখ লাগে কালকে যখন শুনি রোকেয়া হলে ছাত্রীরাও বলে তারা রাজাকার। তারা কি জানে ৭১ সালে ২৫শে মার্চ কি ঘটেছিল? সেখানে ৩০০ মেয়েকে হত্যা করেছিল, ৪০ জন মেয়েকে রেপ করেছিল এবং এদের ধরে নিয়ে পাকিস্তানি ক্যাম্পে নিয়ে গিয়েছিল। जोहार नमस्कार। एक शब्द दुनिया में ऐसा है जो सबसे ज़्यादा आकर्षक भी है और सबसे ज़्यादा विवादित भी। ये शब्द है आरक्षण, रिजर्वेशन। जिसे मिलता है उसके लिए बेहद आकर्षक है, उसकी ज़िंदगी में नई उम्मीदें लाता है, उसकी ज़िंदगी में एक नई रोशनी और एक नई दिशा और एक नया संबल, एक मजबूत रक्षक के तौर पर आता है। और जिसे नहीं मिलता वो इसे ईर्ष्या की निगाह से देखता है। वो चाहता है कि ये जब मुझे नहीं मिला तो बाकियों को क्यों मिल रहा है, और इसी से विवाद की शुरुआत होती है। और ये विवाद कभी कभी इतना बढ़ जाता है कि इंसान से इंसान का रिश्ता खराब हो जाता है। लोग आपस में मनमुटाव से लेकर के झड़प तक में शामिल हो जाते हैं, और कभी कभी इससे भी ज़्यादा विभत्स रूप सामने आता है। और ऐसा ही एक विभत्स रूप इस आरक्षण को लेकर के सामने आ रहा है भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में। बांग्लादेश जहाँ की वर्तमान में इसी आरक्षण के विरोध में हिंसा चल रही है। जो वहाँ के स्टूडेंट्स हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं और आरक्षण को हटाने के लिए वहाँ पर लगातार संघर्ष कर रहे हैं। और ये संघर्ष सरकार और वहाँ की पुलिस और आर्मी के खिलाफ हिंसक रूप ले चुकी है। 100 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है। हर तरफ घायलों और मरे हुए लोगों का अंबार देखा जा रहा है। ऐसी मीडिया में रिपोर्ट्स चल रही हैं। क्यों है ये विवाद, आइए इसके बारे में आज हम जड़ से जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आरक्षण बांग्लादेश में मिलता किसे है? आरक्षण बांग्लादेश में मिलता है, जो वहाँ पर बांग्लादेश जब बना था तो एक मुक्ति वाहिनी करके एक संगठन था, जिसे कि मुक्तिदाता या बांग्लादेश के मुक्ति योद्धा कहा जाता है, कई नामों से पुकारा जाता है। उनके लिए 30% सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान किया गया। बहुत गरीबी है बांग्लादेश में, तो जो अविकसित ज़िले कहलाते हैं उन ज़िलों से आने वाले युवक युवतियों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया। 5% वहाँ पर दिया गया है आदिवासी समुदाय को, 1% दिया गया है वहाँ जो विकलांग हैं उनके लिए, और 10% कुछ अन्य जो पिछड़े लोग हैं उनके लिए। तो ये कुल मिला के आंकड़ा जो होता है वो 30 + 10 + 10 + 5 + 1 यानी कि 56% हो जाता है। अब मेरिट से जो लोग सिलेक्ट होते हैं, जिनका चयन उनकी प्रतिभा के आधार पर होता है, उनकी संख्या रह जाती है महज 44%। मगर दिक्कत की बात यह है कि मेरिट से सिलेक्ट होने वाले लोगों की सीटें खाली रह जा रही हैं। और आरक्षण के कोटे में सबसे ज़्यादा जिस कोटे से लोग सिलेक्ट हो रहे हैं वो है वहाँ की मुक्ति जो योद्धा हैं उस कोटे से। यहीं से विवाद का जन्म होता है। अब ये जो मुक्ति वाहिनी जो बनी थी उसके उत्तराधिकारी जो राजनीतिक पार्टी बनी वो है वर्तमान में वहाँ पर सत्ता में शेख हसीना के नेतृत्व में चलने वाली सरकार की पार्टी आवामी लीग पार्टी। और इस आवामी लीग पार्टी के ही जो सदस्य हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उन्हीं से संबंधित लोगों को सबसे ज़्यादा सरकारी नौकरियों में चुना जा रहा है, ऐसा कहना है वहाँ पर संघर्ष कर रहे जो वहाँ के स्टूडेंट्स हैं उनका। और इसी को हटाने के लिए वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। इस प्रकार का ये पहला प्रयास नहीं है। इससे पहले भी सन 2018 में न्यायपालिका के जरिए इस प्रकार के प्रावधान को हटाने के लिए, निरस्त करने के लिए कोशिश की गई थी। बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने भी इस कोटे को घटाने के लिए निर्देश सरकार को दिए थे, मगर ऐसा हो न सका। और बेरोजगारी इस कदर बढ़ गई है कि अब इस कोटे को हटाकर ही रोजगार मिलेगा, ऐसी धारणा बांग्लादेश के युवाओं में पड़ चुकी है। और ये बात यहीं पर थमने वाली नहीं है। अब इस पर हमारे देश भारत में भी चर्चा होने लगी है। चर्चा कई तरह के हैं। कई लोग कह रहे हैं कि आरक्षण का आधार जो है वो जन्म के आधार पर नहीं होना चाहिए, इसके लिए कुछ क्राइटेरिया सेट होने चाहिए, जैसे कि
आर्थिक आधार पर जैसे कि ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण होता है, उस तरह से भी कुछ लोग आधार बनाने की बात कर रहे हैं। कुछ लोग आरक्षण पा रहे लोगों के बैकग्राउंड्स को एनालाइज करने के लिए एक कुछ ऐसा सिस्टम बनाने की बात कर रहे हैं, ताकि ऐसा ना हो कि जैसे आदिवासी समुदाय में अगर देखा जाए तो जैसे कि जो लोग क्रिश्चियनिटी की तरफ है उन्हें आरक्षण का लाभ ज़्यादा मिलता है, लेकिन जो लोग नॉन क्रिश्चियंस हैं यानी कि झारखंड में जैसे जो सरना आदिवासी, उन्हें आरक्षण का लाभ ज़्यादा नहीं मिल पाता, उनमें ज़्यादा पिछड़ापन और गरीबी देखने को मिलती है। तो उसे संतुलित करने की बातें हो रही हैं। आरक्षण के पक्ष में भी जो आरक्षण से लाभान्वित लोग हैं उनका जोरदार पक्ष है। कुछ ऐसे भी पक्ष हैं जो कि आरक्षण में अपने दायरे को बदलना चाहते हैं, जैसे कि जो कुर्मी समुदाय है वो अब ओबीसी से निकल करके आदिवासी यानी कि एसटी में शामिल होने के लिए लगातार संघर्षरत है। कई तरह की बातें और विवाद को इस बांग्लादेश के घटनाक्रम से चर्चा मिला है। देखना होगा कि आने वाले समय में प्रधानमंत्री शेख हसीना अपने देश बांग्लादेश में इस आरक्षण विवाद को कैसे सुलझाती हैं और हमारे देश में इसका क्या असर देखने में आता है। मगर देखते हैं एक झलक इस आरक्षण विवाद पर क्या कहना है बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना का। রাজাকার বাহিনী যেভাবে এদেশের অত্যাচার করেছে, আমার খুব দুঃখ লাগে কালকে যখন শুনি রোকেয়া হলে ছাত্রীরাও বলে তারা রাজাকার। তারা কি জানে ৭১ সালে ২৫শে মার্চ কি ঘটেছিল? সেখানে ৩০০ মেয়েকে হত্যা করেছিল, ৪০ জন মেয়েকে রেপ করেছিল এবং এদের ধরে নিয়ে পাকিস্তানি ক্যাম্পে নিয়ে গিয়েছিল। সেই ক্যাম্পে কি অবস্থায় ছিল? অনেক মেয়ে শাড়ি বা ওড়না দিয়ে ফাঁসি দিয়েছিল বলে তাদের কাপড় পরতে দেওয়া হতো না, ওই একটা পেটিকোট পরিয়ে বসিয়ে রাখতো। দিনের পর দিন তাদের উপর পাশবিক অত্যাচার হতো। তখন যখন তাদেরকে উদ্ধার করা হয়, এমনকি একজন আমাদের মিত্র শক্তি ভারতীয় একজন শিখ সৈন্য তার মাথার পাগড়ি খুলে ওই উদ্ধারকৃত মেয়েকে তার গায়ে পেঁচিয়ে তাকে উদ্ধার করে নিয়ে আসে। এটা একটা ঘটনা না, এরকম বহু ঘটনা। আমাদের মেয়েরা বসে থাকতো না, তারাও কিন্তু কাজ করতো। পিরোজপুরের যে মেয়েটা তাকে ধরে নিয়ে যায় ক্যাম্পে, রান্না করতো এবং তার উপর পাশবিক অত্যাচার হতো, কিন্তু ওরই ফাঁকে সে ওদের খবর নিয়ে সেই নদী সাঁতরে পার হয়ে রাত্রেবেলা চিতলমারিতে যেয়ে সে মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে খবর দিয়ে আসতো। ধরা পড়ার পরে তাকে গাড়িতে, দুটো গাড়ির সঙ্গে তার দুই পা বেঁধে সেই গাড়ি দুদিকে টেনে তাকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলা হয়। এইসব অত্যাচার রাস্তায় রাস্তায় লাশ পড়ে থাকে, এরা দেখেনি, তাই নিজেদের রাজাকার বলতে তাদের লজ্জা হয় না। হ্যাঁ, আমাদের গেরিলা যুদ্ধ হয়েছে, এখানে কেউ শান্তি কমিটিতে কেউ রাজার কমিটিতে ছিল, কিন্তু অনেকে মানুষের ক্ষতি করেনি। কিন্তু যে বাহিনীগুলি তারা তৈরি করেছিল, তাদের হাতে অস্ত্র দিয়েছিল এবং তাদেরকে দিয়ে মানুষের ক্ষতি করত, অত্যাচার করত এবং লুটপাট করত, গণহত্যা চালাতো। তাদের বিরুদ্ধেই আমরা ব্যবস্থা নিয়েছি, তাদেরকে বিচার করে তাদের ফাঁসি, অনেকের ফাঁসিও দিয়েছি। তাদের বিচার করে এই যারা তাদের দ্বারা নির্যাতিত তারা ন্যায় বিচার পেয়েছে। দুর্ভাগ্য যে এখন যখন শুনি সে মেয়েরাও স্লোগান দেয়, এটা কোন দেশে আমরা আছি, এরা কি চেতনায় বিশ্বাস করে, কি শিক্ষা তারা নিল, কি তারা শিখলো, সেটাই আমার এখন প্রশ্ন। যে মুক্তিযুদ্ধ আমাদের গর্বের, জাতির পিতার একটি ডাকে এদেশের মানুষ ঘর বাড়ি পরিবার পরিজন সবকিছু ছেড়ে দিয়ে রণক্ষেত্রে চলে গেছে, জীবনের মায়া ত্যাগ করে যুদ্ধ করে বিজয় এনে দিয়েছে। আর এই যারা ওই বাহিনীতে ছিল তারা এদেশের মানুষের উপরে অত্যাচার করেছে, সেটা তো আমাদের ভুললে চলবে না। আমাদের সেই শিক্ষা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা নিয়ে, তাহলে এদেশ এগিয়ে যাবে। এবং সেটা যে বাস্তবতা, ৭৫-এর পর থেকে যারা ক্ষমতায় ছিল প্রথম ২১ বছর, তারপর ৯ বছর দেশকে কি দিতে পেরেছে? কিচ্ছু দিতে পারেনি। কিন্তু আমরা যারা মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাস করি এবং আমরা ভুক্তভোগী, যখন ক্ষমতা এসেছি মাত্র ১৫ বছরের মধ্যে বাংলাদেশ আজকে বদলে যাওয়া বাংলাদেশ, বিশ্বে মর্যাদা আসনে অধিষ্ঠিত বাংলাদেশ, সেই দরটা তো থাকতে হবে। এটা অত্যন্ত দুঃখজনক যে আমি